बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर ग्रेविटेशन के एग्जाम्पल नंबर 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 और 8.8 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने 8.1, 8.2 और 8.3 सॉल्व कर लिए थे। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.4। बच्चों देख लेते हैं एग्जाम्पल 8.4। इस एग्जाम्पल में हमें 2 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स गिवन है जिनकी रेडियस है r। दोनों ही सेम रेडियस के हैं, लेकिन एक स्फीयर का मास m है तो दूसरे स्फीयर का मास 4m है। दोनों ही फिक्स रखे हुए हैं और दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर सेपरेशन जो है वो है 6r। तो सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस ये 6r गिवन है। अब इसमें हमें गिवन है कि इस स्फीयर की सरफेस पर एक मास m रखा हुआ है। एक प्रोजेक्टाइल है ये, जिसको प्रोजेक्ट करना है इस तरीके से कि वो इस स्फीयर तक पहुंच जाए, और इसके लिए इसको कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि ये इस स्फीयर तक पहुंच जाए, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। मीन्स हमें वो मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिसके लिए ये इस स्फीयर तक पहुंच जाए इस स्फीयर से। तो अभी ये इस स्फीयर की सरफेस पर रखा हुआ है, तो ये स्फीयर इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और ये स्फीयर भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। और सपोज इसको हम कुछ v वेलोसिटी देते हैं जिससे ये इधर चलना शुरू होता है। तो अब जब ये इस साइड मूव करेगा तो इसका जो फोर्स है वो कम होता जाएगा, क्योंकि जो इससे डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रही है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी इसका फोर्स कम होगा, और इसके पास आ रहा है इस स्फीयर के तो इसका फोर्स बढ़ता जाएगा। तो इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा n जहाँ पर जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे। मीन्स दोनों ही स्फीयर इस पर इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे। उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और उस पॉइंट के इधर इस स्फीयर का ग्रेविटेशनल पुल इसको अपने आप ही खींच लेगा अपनी तरफ। तो मीन्स हमें अब बस मिनिमम इसको इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये यहाँ से n तक आ जाए। उसके बाद तो ये स्फीयर जो है इसका ग्रेविटेशनल पुल ही इसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा और ये खुद ही यहाँ चला जाएगा। तो अब हमको एक v वेलोसिटी वो चाहिए जिससे कि ये यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाए और यहाँ कर इसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाए। मतलब न्यूट्रल पॉइंट तक पहुँचाने के लिए बस वेलोसिटी देनी है। तो अब हमने देखा कि n पर ये जो दोनों स्फीयर्स हैं इनका फोर्स इक्वल हो जाता है, तो वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। और इससे हम दोनों r जो हैं, ये स्मॉल लेटर r और ये कैपिटल R, मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये जो डिस्टेंस है o से n तक की r, इनमें रिलेशन फाइंड कर लेंगे। अब o से n तक की डिस्टेंस को हमने r माना है, तो n से c तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 6r माइनस r। ठीक है, तो चलिए ये डिस्टेंस यूज़ करके और ये रिलेशन यूज़ करके कि दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए हैं, इस पॉइंट n पर हम r का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो हमने ये दोनों फोर्सेस की वैल्यूज़ रख दी हैं। पहले स्फीयर के लिए जिस टाइम पर ये मास यहाँ आ चुका है n पर, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, r, और फोर्स का फॉर्मूला Gmm/r², तो वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इधर ये है स्फीयर 4m मास का, इसलिए Gmm में हम अब m की वैल्यू क्या रखेंगे, 4m। और इस स्फीयर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, n से c तक की डिस्टेंस, और वो कितनी है, 6r माइनस r, तो वो रख दी हमने। अब यहाँ हम बस इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये Gmm ये तो कैंसिल हो गए दोनों साइड से, हमारे पास वैल्यूज़ बचती हैं 6r माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r²। और हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 6r माइनस r इज इक्वल टू 2r आ जाता है। इससे हमारे पास रिलेशन आ जाता है r इज इक्वल टू 2r। इधर गया ना, 3r हो गया, और फिर वहाँ से हम 3 से 6 को डिवाइड कर देते हैं तो r की वैल्यू 2r मिल जाती है हमें। ये रिलेशन मिल गया हमें। मीन्स हमने स्मॉल r की वैल्यू फाइंड कर ली है। लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी। वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जो प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ पहुँचा दे। तो बच्चों हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि इसके मोशन में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। जिस टाइम पर वो यहाँ पर है तो उस टाइम पर जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी है वही मैकेनिकल एनर्जी तब होगी जब ये यहाँ पर आ जाएगा।
तो हम यहाँ की एनर्जी इसकी कैलकुलेट कर लेंगे और जब ये यहाँ पर आ जाएगा वो एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो चलिए पहले हम इसकी एनर्जी फाइंड करते हैं जिस टाइम पर ये इसकी सरफेस पर है, मीन्स ये इस पॉइंट पर है, तब हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है v, मीन्स अब इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इस मास की वजह से है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस मास की वजह से भी है। तो हम यहाँ पर इनको इस तरह से लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हम लिख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -gm1m2/r। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने ये वैल्यू रख दी है, gm1m2/r। ये क्या आ गया, मासेस क्या है mm और डिस्टेंस कितनी है इसकी, r डिस्टेंस है। ये भी तो r डिस्टेंस ही है ना, ये रेडियस। तो ये तो आ गई पहले स्फीयर के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखते हैं दूसरे स्फीयर के लिए। तो दूसरे स्फीयर में बस क्या है, मास 4 टाइम्स हो जाएगा और जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी है, 5r। तो मास को हमने कर दिया 4 टाइम्स, ये 4m है इसलिए हमने बाहर इसको 4 लिख लिया है और जो डिस्टेंस है वो यहाँ r है तो यहाँ पर 5r है। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई है इसकी मैकेनिकल एनर्जी के लिए। अब हम देखते हैं जिस टाइम पर प्रोजेक्टाइल एन पॉइंट पर पहुंच गया है, न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच गया है, तो उस टाइम पर उसमें कितनी मैकेनिकल एनर्जी। तो अब देख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट एन, न्यूट्रल पॉइंट पर जब वो पहुंच गया है इस पॉइंट पर, तब कितनी मैकेनिकल एनर्जी है। अब जब ये एन पर पहुंच जाता है बच्चों, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, क्योंकि हमने तो बस उतनी ही वेलोसिटी दी है कि ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए। उसके बाद तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अपने आप ही इधर मूव कर जाएगा। तो यहाँ से जो इसको वेलोसिटी दी गई है वो इतनी दी गई है कि इस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो अब एन पॉइंट पर कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक तो इस मास के लिए और इस मास के लिए। तो अब हम दोनों के लिए ही यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं हम पहले स्फीयर के लिए जब ये n पर है तो कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, -gmm/2r। अब ये 2r क्यों आया, क्योंकि r डिस्टेंस पर है ये और इस r की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है कि ये 2r के इक्वल है। तो इसलिए जब ये n पर है तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इस स्फीयर के लिए वो आ गई हमारे पास gmm/2r। और ये नेगेटिव होती है, ये हमने पहले भी समझ लिया है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस में ली जाती है। अब इस स्फीयर से देखें तो मास 4 टाइम्स हो गया और डिस्टेंस n से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 6r - 2r, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस तो 2r है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच गई, 6r - 2r मीन्स 4r। इससे भी देख सकते हैं हम कि 6r में से 2r माइनस हो गए तो कितने बच गए, 4r। तो ऐसे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एनर्जी आ जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो आ गई -4gmm/4r। ये हमें इक्वेशन मिल गई है मैकेनिकल एनर्जी की, या टोटल एनर्जी बोलें, जिस टाइम वो पॉइंट n पर है। तो अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो इनिशियल एनर्जी है उसकी वही फाइनल एनर्जी होगी। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस जो हैं इनको इक्वेट कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी ना इनिशियल एनर्जी, तो इसकी वैल्यू रख ली है हमने इस साइड, और ये दूसरी साइड हमने ये जो फाइनल एनर्जी कैलकुलेट की है इसकी वैल्यू रख ली है। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया है। अब बस हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से v² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो gmm और r, gmm/r वो इन सारी टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा एक हाफ mv² को छोड़ के। तो हमने हाफ mv² को तो इसी साइड रहने दिया, ये बाकी दोनों टर्म्स जो हैं हम इस साइड ले आए हैं और gmm/r हमने कॉमन ले लिया है। तो पहले इन दोनों टर्म्स में से हमने gmm/r कॉमन लिया है,
तो अब हम देखते हैं कि क्या बचता है ब्रैकेट में। जब हमने इनमें से ये कॉमन लिया तो -1/2 ये बच गया। यहाँ से हमने GMM/R कॉमन लिया तो 4 से 4 तो हो गया कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ -1 बच जाता है। अब ये दोनों टर्म्स भी हम इधर ले गए हैं तो ये दोनों इस साइड जाके पॉजिटिव हो गई हैं। तो ये जो टर्म पॉजिटिव हो गई है उसमें से भी GMM/R हमने कॉमन ले लिया तो +1 आ जाएगा। ये भी टर्म इधर जाके पॉजिटिव हो गई है तो प्लस साइन आएगा, तो GMM/R ये कॉमन आ गया, 4/5 यहाँ पर बच गया। तो इस तरह से ब्रैकेट में हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। इनको जस्ट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 से 1 तो कैंसिल ही हो गया और ये हमारे पास आ गई वैल्यू 12 mv² की। हम अब देख रहे हैं कि m से भी m ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो 12 v² की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब इस 2 को हम इस साइड ले जाते हैं तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -1 आ गया। यहाँ 4 की 2 में मल्टीप्लाई हुई तो 8/5 आ गया। तो ऐसे v² की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3/5 GM/R। ये हमने देखा ना, यहाँ एलसीएम लिया हमने तो 8 - 5 3 आ गया ये, तो v² आ गया 3/5 GM/R। तो इससे हमारे पास जो v की वैल्यू है वो √3/5 GM/R आ जाती है। तो ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो m मास के स्फीयर से दी जाए प्रोजेक्टाइल को, तो वो n पॉइंट तक पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर जो दूसरा स्फीयर है 4m मास का वो उसको पुल कर लेगा। तो मिनिमम इतनी ही वेलोसिटी से उसको दूसरे स्फीयर तक भेजा जा सकता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.5। बच्चों एग्जाम्पल 8.5 में हमें गिवन है कि प्लैनेट मार्स के 2 मून हैं, फोबोस और डिमोस। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि जो फोबोस है उसका टाइम पीरियड है 7 hours 39 minutes एंड ऑर्बिटल रेडियस इज 9.4 × 10⁻³ किलोमीटर। तो यहाँ हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है द मास ऑफ द मार्स। हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके मार्स का मास फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, फिर आगे हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्या क्या गिवन है हमें इसमें, टाइम पीरियड ऑफ फोबोस। ले तो जो आवर्स हैं उसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लिया हमने 60 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास इतनी मिनट्स आ गई हैं टोटल। फिर इन मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए और 60 से मल्टीप्लाई कर दी, और इनको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 459 आ जाता है और इंटू 60 इतने सेकेंड्स आ गए। इनको भी हम और मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ फोबोस, मतलब मार्स से जो डिस्टेंस है इस मून की वो हमें गिवन है इतनी। इस किलोमीटर को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमको यहाँ फाइंड करना है मार्स का मास कितना है वो, तो हम इसमें केपलर्स थर्ड लॉ यूज़ कर लेते हैं, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ और फिर यहाँ पर हम कांस्टेंट k लेते हैं और ये है k की वैल्यू 4π²/gm। ये रिलेशन कैसे आता है ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो T² = 4π²/gm × R³, ये रिलेशन आ गया है। यहाँ पर बच्चों हम जो टाइम पीरियड ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, फोबोस का, और यहाँ जो मास है वो उसका होगा जिसके अराउंड ये मून ये फोबोस रिवॉल्व कर रहा है। मीन्स ये जो मास है ये किसका है, मार्स का, और r इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख ली, मतलब इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर यहाँ से हम मार्स के मास को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है फॉर्मूला, हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको यहाँ से जब हम m की वैल्यू निकालेंगे, ये मास ऑफ मार्स की वैल्यू, तो वो आ जाएगी कुछ इस तरह से 4π²/g × R³/T²। तो अब हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रख दी हैं, R की वैल्यू, T की वैल्यू और ये कैपिटल G इसकी वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में रेयरली आते हैं, पर बाय चांस अगर कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है
और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये पूरी तरह से सॉल्व कर पाए मल्टीप्लाई करके, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि इसमें बहुत बड़े नंबर्स आएंगे मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करते हैं कि हम इनका एक एस्टिमेशन कर लेते हैं, मीन्स राउंड ऑफ कर लेते हैं जो वैल्यूज़ हैं, और उनसे एक नियर अबाउट आंसर हम निकाल सकते हैं। ये तब के लिए है जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी यहाँ तो हमने सारे ये मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो किए हुए हैं, और उसके बाद हमने फिर देखा कि ये रिज़ल्ट हमें मिल जाता है, पूरा सॉल्व करके हमें मिल जाता है 6.48 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। अगर हम राउंड ऑफ करके सॉल्व करते हैं इसको बच्चों, तो हमें पावर्स तो इतनी ही मिल जाएंगी। यहाँ पर हमें ये 6 भी मिल जाएगा, जो थोड़ा चेंज आएगा वो इसमें आएगा। जैसे मैंने सॉल्व करके देखा इनको कि जो 459 है उसको 460 इस तरह से थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया। और हाँ बच्चों, एक यहाँ पर ये 4π² है, तो इसकी वैल्यू तो हम लर्न ही कर लेंगे कि जो 4π² की वैल्यू होती है वो 39.44 होती है। तो 4π² इज इक्वल टू 39.44, ऐसे हम इसको डायरेक्ट रख लेंगे इस वैल्यू को, तो थोड़ी हमें हेल्प मिल जाएगी कैलकुलेशन में। तो अगर हम पूरी कैलकुलेशन प्रॉपर वे में करते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है, और अगर हम राउंड ऑफ करके करते हैं तो हमें ये 6 तो मिल ही जाता है और पावर 23 मिल जाती है। बाकी इसमें थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में हमें एज्यूम करना है कि अर्थ और मार्स दोनों ही सन को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और सन की अर्थ से जो डिस्टेंस है मार्स की डिस्टेंस सन से उसका 1.52 टाइम्स है। मीन्स जो अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस है सन के लिए, मार्स की उसका 1.52 टाइम्स है। What is the length of the Martian year in days? अब हमें मार्स के लिए फाइंड करना है कि वो सन को कितने टाइम में रिवॉल्व करता है, मीन्स कितने डेज में रिवॉल्व करता है। एक मार्शियन ईयर की वैल्यू कितनी होगी? अगर अर्थ के लिए 1 ईयर की वैल्यू 365 डेज होती है, जो हमें पता होता है। तो हम यहाँ पर केपलर्स थर्ड लॉ अप्लाई कर देते हैं, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। उससे हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। यहाँ पर ये टाइम पीरियड है मार्स का, ये टाइम पीरियड है अर्थ का। ये जो ऑर्बिट रेडियस है ये है मार्स और सन के लिए, ये है अर्थ और सन के लिए। हमें ये रिलेशन गिवन है कि अर्थ के रेस्पेक्ट में मार्स की जो डिस्टेंस है वो 1.52 टाइम्स है। तो हमने यहाँ पर 1.52 रख दिया कि अर्थ के इतना टाइम्स है ये, और यहाँ पर हमने ये T² जो है उसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी है, फिर स्क्वायर रूट ले लिया है। तो इससे हमारे पास ये मार्स के लिए टाइम पीरियड आ जाएगा TE इंटू 1.52 पावर 3/2। मीन्स पहले हमें क्यूब करना है, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अर्थ के लिए टाइम पीरियड हमें पता ही है कि 365 डेज होता है, और यहाँ अब हमें 1.52 जो इसका क्यूब करना है पहले, और फिर स्क्वायर रूट। तो क्यूब किया हमने तो 3.51 आ जाता है, और जब हम 3.51 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1.87 आ जाता है। इसकी हम 365 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 683.82 आ जाता है। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 684 डेज। मतलब मार्स सन को रिवॉल्व करने में 684 डेज का टाइम लेता है, जबकि अर्थ जो है वो 365 डेज का टाइम लेती है। बच्चों, इस तरह की वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट फाइंड करना मैं अपनी कई प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो बच्चों, आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8.6। एग्जाम्पल 8.6 में हमें अर्थ का मास कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है। जैसे हमें वैल्यू गिवन है g की वैल्यू, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, और हमें गिवन है डिस्टेंस टू द मून, मतलब अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस गिवन है हमें r 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मून्स रिवॉल्यूशन इज 27.3 डेज।
मतलब मून अर्थ को रिवॉल्व करने में 27.3 डेज का टाइम लेता है। इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमें अर्थ का मास कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग 2 डिफरेंट वेज। तो हमें 2 तरीके से अर्थ का मास फाइंड करना है। तो देख लेते हैं हम। फर्स्ट हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, GM इज इक्वल टू GR²। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, कैपिटल G और स्मॉल g का रिलेशन। तो वहाँ से हम मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ ली है, ये मास ऑफ अर्थ लिया है। तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू GR²/G। तो अर्थ का है इसलिए हम यहाँ पर GRE² इस तरह से लिख देते हैं। सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। G की वैल्यू हमें गिवन है 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है 6.37 इंटू 10⁶, इसका स्क्वायर कर दिया है। और ये कैपिटल G की वैल्यू हमें पता ही होती है। अब जस्ट हमें ये सिंप्लीफाई करना है। बच्चों इस चैप्टर में कैलकुलेशन तो काफ़ी होती ही है, क्योंकि यहाँ बात प्लैनेट्स और मून की हो रही है, उनकी डिस्टेंस की हो रही है, जो काफ़ी लार्ज नंबर्स होते हैं, तो कैलकुलेशंस इसमें काफ़ी होती है। तो अब हमने यहाँ पर ये सब कैलकुलेशन कर ली। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो मास ऑफ अर्थ मिलता है, ये वैल्यू होती है 5.97 इंटू 10⁻24 kg। अब हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, वही जो हमने अभी जस्ट एग्जाम्पल 8.5 में यूज़ किया था, कि जो मार्स के मून हैं वो मार्स को रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उससे हमने केपलर्स थर्ड लॉ अप्लाई करके मार्स का मास फाइंड किया था ना। तो सेम वही हम यहाँ पे फिर से करने वाले हैं। हम केपलर्स थर्ड लॉ यूज़ कर लेते हैं। और इस बार ये जो टाइम पीरियड होगा ये किसके लिए होगा, जो हमारा मून है अर्थ का, उसके लिए। और यहाँ जो मास होगा ये मास ऑफ अर्थ होगा, ये चेंज हो जाएगा इसमें बस। इससे हम मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लेंगे। 4π² की वैल्यू आप डायरेक्ट रख ही सकते हैं, 39.44 आपको ये लर्न हो गई होगी। और यहाँ G की वैल्यू हमें पता ही होती है। ये R यहाँ पर है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो ये मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस भी हमें गिवन है। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख लेते हैं। टाइम पीरियड भी हमें गिवन है 27.3 डेज। तो चलिए अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बच्चों ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख ली हैं और इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाता है 6.02 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अभी इससे पहले के एग्जाम्पल में सारी कैलकुलेशन की है। इस एग्जाम्पल में मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख देती हूँ, 6.02 इंटू 10⁻24 kg। तो ये आ जाता है मास ऑफ अर्थ। और हमने मास ऑफ अर्थ जो अभी दूसरे मेथड से कैलकुलेट किया था वो हमारे पास आया था 5.97 इंटू 10⁻24। तो 5.97 और 6.02 कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हमने ये देखा कि दोनों ही मेथड से मास जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही आ जाते हैं, सेम रिजल्ट देते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 8. इस एग्जाम्पल में हमें जो k की वैल्यू है उसको डेज और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। मीन्स हमें जस्ट यहाँ पर यूनिट्स चेंज करनी है। और ये k है क्या, केपलर्स थर्ड लॉ में जो कांस्टेंट आता है, T² इज इक्वल टू KR³। ये है ना फॉर्मूला केपलर्स थर्ड लॉ से। तो वहाँ पर जो k है उसकी ये वैल्यू होती है। अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा भी। तो हमको अब क्या करना है, इस k की वैल्यू को जो SI यूनिट गिवन है उसको कन्वर्ट करना है। सेकंड को हमें डेज में कन्वर्ट करना है और मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हम इसको डायरेक्ट डायमेंशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपने डायमेंशंस में कन्वर्जन मेथड किया था। और यहाँ हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जैसे वैल्यू हमको 1 डे की पता होती है कि 1 डे में कितने सेकंड होते हैं, 24 इंटू 60 इंटू 60। 1 डे में 24 आवर्स। फिर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया आवर्स को सेकंड, आवर्स को मिनट में और मिनट को फिर सेकंड में। और यहाँ से हमारे पास 1 सेकंड की वैल्यू आ जाती है 1/, ये सारी वैल्यू डेज में। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1 सेकंड की वैल्यू देख ली। ऐसे ही 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे वो हमने देख लिया, 10⁻³ किलोमीटर ये हो जाएंगे।
और k की वैल्यू ये गिवन है, तो जहाँ सेकंड है वहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सेकंड की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो ये डेज में आ जाएगी। और जहाँ पर ये वैल्यू है मीटर, उस मीटर की जगह हम यहाँ पर रख देंगे 10⁻³ तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ है सेकंड स्क्वायर, इसलिए जो हमने वैल्यू रखी उसका स्क्वायर कर देंगे। इधर है मीटर और यहाँ मीटर के लिए पावर है -3, तो हमने मीटर को ये कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर में और पावर -3। अब बस हम क्या करेंगे, आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ हम देखें तो ये पावर कितनी आ गई 10⁹, तो ये है +9, यहाँ पर है ये -13, तो हमारे पास ये टोटल पावर आ जाती है -4। और आगे सिंप्लीफाई करने पे हमें k की वैल्यू इस तरीके से मिल जाती है। बच्चों हम देख रहे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर मिल रहा है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं। उसके लिए हम इसको डेसिमल में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा नंबर्स आते हैं तो हम उनमें से आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको छोड़ देते हैं। तो हम इसको 0.746496 इस तरीके से लिखने के लिए क्या करते हैं, इसमें 10⁻6 से मल्टीप्लाई और 10⁻6 से डिवाइड कर लेते हैं। ये बस समझने के लिए, आपको कैलकुलेशन जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसको 0.746 इस तरीके से लिखा, तो उसको हमने राउंड ऑफ करके 0.75 कर लिया। और इसके लिए 10⁻6 की जो मल्टीप्लाई हुई थी वो ऊपर जाकर -8 के साथ -6 -14 हो गई। अब यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें 1.33 ये वैल्यू मिल जाती है। पावर है 10⁻14, तो जो यूनिट चेंज करके वैल्यू आती है, अब जो यहाँ पर था सेकेंड स्क्वायर और मीटर पावर -3, तो वो हमें मिल जाती है डेज स्क्वायर किलोमीटर -3 पावर। इस तरीके से ये k की वैल्यू जो है वो डिफरेंट यूनिट में मिल जाती है हमें। अब हमको यहाँ पर k की ये वैल्यू यूज़ करके टाइम पीरियड ऑफ मून कैलकुलेट करना है कि अगर k की हम ये वैल्यू रखें तो डेज में मून को कितना टाइम लगता है अर्थ को रिवॉल्व करने में। तो t² = kr³, ये फॉर्मूला लिया है हमने। यहाँ पर k की ये वैल्यू आ गई डेज की टर्म में, और यहाँ किलोमीटर की टर्म में ये है डिस्टेंस की वैल्यू मून की अर्थ से। अब इसको भी हमने जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया है कि मल्टीप्लाई कर ली, इसका क्यूब कर दिया हमने, पावर सारी एक साथ ले ली हैं और सब ये मल्टीप्लाई करके t² की ये वैल्यू मिल जाती है हमें 753.08। इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 27.4 डेज ये आ जाता है, जो काफ़ी क्लोज है 27.3 डेज के। तो ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल 8.7। अब देखते हैं एग्जाम्पल 8.8। बच्चों एग्जाम्पल 8.8 में एक 400 किलोग्राम का सैटेलाइट है जो अर्थ से 2 RE डिस्टेंस पर सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर RE रेडियस ऑफ द अर्थ है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE। अब इस सैटेलाइट को 2 RE वाली ऑर्बिट से 4 RE वाली ऑर्बिट में ट्रांसफ़र करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। उसके बाद व्हाट आर द चेंजेस इन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। और जब इसको 2 RE ऑर्बिट से 4 RE वाली ऑर्बिट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होता है ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। हमें क्वेश्चन में गिवन है सैटेलाइट का मास, सैटेलाइट को ट्रांसफ़र करना है 2 RE की ऑर्बिट से 4 RE ऑर्बिट में। तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये बच्चों, सपोज मान लेते हैं ये अर्थ है और जो सैटेलाइट है वो इस तरह से 2 R वाली ऑर्बिट में है। ये 2 R डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इस ऑर्बिट में है। अब इसको ट्रांसफ़र करना है 4 RE वाली ऑर्बिट में, यहाँ से यहाँ तक वाली ऑर्बिट में, जो कि है 4 R। यहाँ E भी लिख देती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में
इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी कितनी है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम ये देख लेते हैं कि जिस टाइम ये इस ऑर्बिट में है उस टाइम पे इसकी कितनी एनर्जी है, और जब ये इस ऑर्बिट में आ जाएगा तब इसकी कितनी एनर्जी हो जाएगी, और इस एनर्जी में से इस एनर्जी को हम माइनस कर देंगे, मतलब एनर्जीज का हम डिफरेंस ले लेंगे, तो हमें ये जो डिफरेंस है ये वाला ये मिल जाएगा डेल्टा ई, कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये वही डेल्टा ई हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम इस ऑर्बिट के लिए इनिशियल एनर्जी, इसके लिए हम फाइनल एनर्जी ये फाइंड कर लेते हैं, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इनिशियल एनर्जी जिस टाइम वो इस ऑर्बिट में है 2r डिस्टेंस पर। तो जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -gmm/2। यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है वो आ जाती है, तो ये डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है 2re, और ये नेगेटिव होती है। तीनों फॉर्मूले बच्चों आपको पता होंगे कि टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। ये तीनों फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए एक सैटेलाइट के लिए। तो ये हमने यहाँ पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो इनिशियल टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाती है EI = -gMem/2 × 2re। ये फॉर्मूला यूज़ किया है हमने, और r की वैल्यू कितनी है 2re, तो वो हमने रख दी है। तो हमको मिल जाती है इनिशियल टोटल एनर्जी -gMem/4re। अब देखते हैं कि जब वो इस ऑर्बिट में पहुंच गया है तो तब उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है। क्या चेंज आ जाएगा इसमें, जो डिस्टेंस हमने 2re ली थी अब की बार वो जाएगी 4re, और इससे हमें फाइनल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी -gMem/8re। ठीक है, तो अब हम ये निकाल लेंगे कि एनर्जी में चेंज कितना हुआ, वही रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी कि उसको आगे भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो चेंज इन टोटल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, ये फाइनल और ये इनिशियल, इनका हमने डिफरेंस ले लिया, और इनको सिंप्लीफाई करके हमें वैल्यू मिल जाती है gMem/8re। ये इसको इसमें से हमने माइनस कर लिया है, तो आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। gMem/re कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में 1/4 - 1/8 बचेगा, तो वो 1/8 आ जाएगा, इसलिए ये रिजल्ट मिल जाता है हमें। बच्चों इस वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं। हम इसमें re से मल्टीप्लाई और re से डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या होता है gMe/re², ये मिल जाता है हमको। और बाकी जो वैल्यू है जो re से हमने मल्टीप्लाई किया था ये वो है, ये मास, और ये /8। ऐसे करने से क्या हुआ कि इसको हमने लिख दिया अब g, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया। g की वैल्यू क्या होती है 9.81। तो बच्चों यहाँ पर अब सारी वैल्यूज़ रख दी हैं, g की वैल्यू, re की वैल्यू, मास ऑफ सैटेलाइट की वैल्यू, ये सब यहाँ पर रख दी हैं, और फिर 8 से इनको डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से चेंज इन टोटल एनर्जी आ जाता है 3.13 × 10⁹ जूल। अब इसकी ही हेल्प से हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और इस टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगी। वैसे भी हम देख सकते हैं कि 2re डिस्टेंस से जब 4re डिस्टेंस तक सैटेलाइट जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, तो ये एनर्जी कम है और ये ज़्यादा है, इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखना है हमें। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमें पता है बच्चों कि जैसे जैसे दूर जाते हैं सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो जब 2re डिस्टेंस से 4re डिस्टेंस पर जाएंगे तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी और इनिशियल कम होगी, इसलिए इनका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी का, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इसकी वैल्यू। तो ये आ जाती है 6.26 × 10⁹ जूल। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।